Hello champs, welcome to Bio Library. Let's start this JRF mock test series का mock test number 2. Okay, तो the topics which has been already declared on my Instagram कि कौन से topics से लेने जा रही हूँ. If in case you're new, तो you can go check it out on Instagram or also I have listed it here as well. Let's start with the instructions first क्योंकि वो तो बाद में बताएंगे topic का. तो instructions that as कि each paper contains 20 questions, as you all know. Each question has 1 mark and second each is just like that. So each question has 1 mark and part A is having 10 questions and similarly for part B. Okay, we don't have minus marking up until now because I already told you कि 5 till 5 test I will not कीप एनी नेगेटिव मार्किंग, बट उसके बाद मैं डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग रखूँगी. एंड उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना है. इनफैक्ट आप अभी ही -0.33 करके देख लो कितने आ रहे हैं, ताकि आप यू कैन लेवल अप. ओके, तो द ओनली थिंग इज जस्ट डू योर बेस्ट, दैट विल बी इनफ. आई गॉट 3 messages to be very honest on Instagram that one girl got 15 marks, other was at 14 by 20, and one boy has got 16.5 marks. I don't know how he calculated, but he got 16.5 marks. Okay, तो अब आते हैं हम आगे. अगर आपके उसके कम आए थे, लाइक 13 भी आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट अगर 5 भी आए थे तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करें. राइट, योर एग्ज़ाम इज़ ऑन 30th, तो हमारे पास अगस्त का पूरा टाइम है. सितंबर में एग्ज़ाम होना है, वो भी सितंबर लास्ट में. तो अगर आज से प्रैक्टिस करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कुछ छूटेगा. बट ऑल्सो आपको सीरियसली प्रैक्टिस करना है बिकॉज आई एम कंपाइलिंग द क्वेश्चंस बहुत सीरियसली. मुझे तो ICMR देना भी नहीं है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दैट यू फॉलो इट सीरियसली. ओके, जस्ट फॉलो थ्रू. तो द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू इवैल्यूएट योर सेल्फ. ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर 18/20 आते हैं तो बेस्ट. दैट डजंट मीन कि 20/20 आते हैं तो बेस्ट नहीं है. ट्राई फॉर 20/20 एंड देन 15/20 you can do better, like you have potential. 10/20 just push yourself. and less than 5 is a warning again कि हमें एग्ज़ाम अगर देना है, एग्ज़ाम देखने जाने के लिए there's no provision कि एग्ज़ाम देखने जाते हैं. you have इन्वेस्टेड योर मनी, है ना, योर पेरेंट्स मनी इनफैक्ट. तो उसमें से कुछ निकल के आना चाहिए. इट्स नॉट कि फेलोशिप ही आए, इट्स जस्ट कि एटलीस्ट एंड तक तो लड़ो. तो ये लेस देन 5 वाला नहीं चलेगा. ओके, तो टॉपिक्स फ्रॉम विच दिस टेस्ट कंटेन्स क्वेश्चंस. तो इस टेस्ट में कौन से उससे हैं? सेक्शन ए, जिसमें नोबेल प्राइजेस से मैंने क्वेश्चन दिए हैं. मैक्सिमम 80% क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से दिए हैं क्योंकि मुझे नोबेल प्राइज़ ख़त्म करना है वंस एंड फॉर ऑल आपके लिए. और आप उसमें से अपने नोट्स में अपडेट कर देना. उसके बाद साइंटिफिक न्यूज़ से मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं. एक द हिंदू का न्यूज़ है और एक रिसर्च पेपर का न्यूज़ है. आई थिंक दोनों ही न्यूज़ में थे, तो यू मस्ट हैव हर्ड एटलीस्ट एक के बारे में तो आपको पता ही होगा. दूसरा आता है सेक्शन बी. सेक्शन बी में सेल बायो से सारे क्वेश्चंस आर फ्रॉम सेल बायोलॉजी. अगर CSIR की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. की सेल बायोलॉजी तो यार बहुत ही ईजी लगेगी आपको, बट देखते हैं कि इसमें आप लोग कितने मार्क्स लाते हो. ठीक है, स्टार्ट करें. तो द फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज़ वॉज. ऑप्शंस आर, लाइक ऑप्शंस क्या, मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में इसका बहुत अच्छा आंसर दिया है. अगर आप इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी बोथ गॉट, बट दोनों में से किसको पहले मिला था ये मैटर ऑफ फैक्ट मैंने तब डिस्कस किया था. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इन चारों को, क्यूरी, टेरेसा एंड एस्थर डफलो, मलाला यूसुफज़ई, 4, ये सारी वुमेन जो हैं इन सबको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है. ठीक है, क्रोनोलॉजिकली अगर मैं बताऊँ तो इट्स लाइक दैट. पहले मैरी क्यूरी को मिला था 1903 में, फिर एक और नोबेल प्राइज़ मिला उन्हें. मदर टेरेसा को आई थिंक 1979 में मिला था. एस्थर डफलो को 2019 या 2020 में मिला है. मलाला यूसुफज़ई 2014 का नोबेल पीस प्राइज़ शेयर करती हैं कैलाश सत्यार्थी के साथ, जहाँ तक मुझे याद है. ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. पहले ही बता दिया था कि मैरी क्यूरी को 2 अवार्ड मिले थे. इनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ थे. ऐसी फैमिली है ये, द क्यूरी फैमिली. तो टुगेदर विद हर हस्बैंड शी वॉज अवॉर्डेड हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज़. वाई इज इट सेट कि हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज़, क्योंकि दोनों को मिला था. राइट, तो उनमें से आधा जो है उनके हस्बैंड के लिए था उनके लिए था. दैट्स वाई दे आर सेइंग, और एक फैमिली में था इसलिए दे आर सेइंग कि दे शी वॉज अवॉर्डेड हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज़. 1903 में मिला था. क्यों मिला था? फॉर देयर स्टडी इन टू द स्पॉन्टेनियस रेडिएशन
डिस्कवर्ड बाय बैकरल। बैकरल आप जानते हो ये BQ जो है इधर ही से आया है, विच इज़ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हु वॉज अवॉर्डेड द अदर हाफ ऑफ द प्राइज? बैकरल मतलब इनके हस्बैंड ही थे, ठीक है, बैकरल यूनिट भी है। इन 1911 शी रिसीव्ड अ सेकेंड नोबेल प्राइज, दिस टाइम इन केमिस्ट्री। तो एक लौती फीमेल जिसे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। तो वो कौन थी? मेरी क्यूरी थी। दिस टाइम इन केमिस्ट्री इन रिकग्निशन ऑफ हर वर्क इन रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस रेडिएशन के लिए मिला, विच शी शेयर्ड विद बैकरल हर हस्बैंड, एंड इन रिकग्निशन ऑफ हर वर्क इन रेडियो एक्टिविटी उन्हें केमिस्ट्री में भी मिला। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मिला। मूविंग ऑन, हु इज़ द ओनली पर्सन टू हैव रिसीव नोबेल प्राइज ट्वाइस इन मल्टीपल साइंसेज? क्वेश्चन मैंने कनेक्टेड ही लगाया है एक के बाद एक। तो मल्टीपल साइंसेज अभी मैंने बात की कि 2 फील्ड ऑफ साइंस ट्रैवर्स कर लिए। कितने फील्ड हुए? केमिस्ट्री हुआ, देन बायोलॉजी हुआ एंड फिजिक्स हुआ, राइट। इसमें से 2 में तो इनके पास ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ है। येस, यू आर राइट। किसके पास है? मैरी क्यूरी के पास, ठीक है। ऑप्शन पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें, क्योंकि मैरी क्यूरी हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि इनके पास 2 में नोबेल प्राइज़ ऑलरेडी हैं। तो ऑप्शन है रॉबर्ट विल्सन, रोजर पेनरोज, मैरी क्यूरी या लाइनस पॉलिंग, ठीक है। तो इसमें से आंसर विल बी मैरी क्यूरी। मल्टीपल साइंसेज लिखा है, ऑल दो केमिस्ट्री में भी 2 बार मिल चुका है, फिजिक्स में भी 2 बार मिल चुका है, लेकिन मल्टी साइंसेज में मैरी क्यूरी को ही मिला था। टुगेदर विद हर हस्बैंड शी वॉज अवॉर्डेड हाफ द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। ये बता दिया, सेम मैंने एक्सप्लेनेशन लगा दिया है जिसका कि कोई मतलब नहीं बनता। बस आपको याद रखना है फिजिक्स केमिस्ट्री 2 मल्टी साइंस इसीलिए बोल रहे हैं इसको, इसी में हमारी क्यूरी को मिला था, ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली पर्सन टू हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस इन केमिस्ट्री? आज तक की नहीं हुआ, तो ओनली पर्सन कौन थे जिनको ट्वाइस मिला है? आप इनको बहुत क्लोजली जानते हो, जितने बायो वाले बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में है, लाइक दे हैव डन देयर मास्टर्स, CSIR की प्रिपरेशन की है, CSIR क्वालिफाई किया, जो भी किया, they already know who this person is. Option as Linus Pauling, Frederick Sanger, John Bodine या none of the above. C. सैंगर को हमेशा लिखा जाता है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिले थे। सैंगर एक्सेप्शनल चीज़ लेके आए थे, जो सीक्वेंसिंग होती है उसको इन्हें डिफ़ाइन किया था। तो इनको केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए। क्या है ये? इंग्लिश बायोकेमिस्ट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं फ्रेडरिक सैंगर, हु वॉन द नोबेल प्राइज केमिस्ट्री ट्वाइस। फर्स्ट टाइम 1958 में, सेकेंड टाइम 1980 में। 58 वाला मिला था इंसुलिन का, जो इनने आई थिंक बेंटिंग बेस्ट बोला जाता है, उनने एक्सट्रैक्ट किया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के लिए बेंटिंग बेस्ट या जो भी नाम था, उसके लिए मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी, आप गूगल कर लेना। 1958 में इनको मिला था इंसुलिन के स्ट्रक्चर के लिए, और 1980 का अवार्ड मिला था फॉर द बेस सीक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये क्या था? सीक्वेंसिंग, जो सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो इसीलिए सैंगर को 2 अवार्ड मिले, पहला मिला इंसुलिन के लिए, दूसरा मिला सीक्वेंसिंग के लिए। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, कौन इकलौता बंदा हु इज़ द ओनली पर्सन टू हैव रिसीव नोबेल प्राइज ट्वाइस इन फिजिक्स? ऑप्शन सुनिए, मैरी क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन या नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता। मैरी क्यूरी 2 डिफरेंट साइंसेस में लाई थी, उनको फिजिक्स में 2 बार नहीं मिला था, एक बार फिजिक्स में मिला था, एक बार केमिस्ट्री में। लाइनस पॉलिंग और जॉन बार्डीन ऑप्शन हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएंगे। पॉलिंग को इसमें नहीं मिला कि 2 बार सब्जेक्ट में मिला होगा, तो ये थे जॉन बार्डीन, याद रखना पड़ेगा शायद। तो आप ऐसे सोचो, जॉन बार्डीन, डीन है ना, डीन बड़ा होता है, डीन हेड होता है। तो मान लो कि इनके पास 2 नोबेल प्राइज़ थे, इसलिए हमें डीन डीन बोलते थे कि अब तो डीन हो, तो जॉन बार्डीन। तो नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का हैज़ बीन अवॉर्डेड 115 टाइम्स टू 290 नोबेल प्राइज़ लॉरिएट, जो कि कोई मतलब नहीं रखता कि 1901 से जब से हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत करी 2021 तक, अभी तक हम 115 बार दे चुके हैं। जॉन बार्डीन इकलौते, हाँ मतलब रखती है ये बात, क्योंकि इनमें से जॉन बार्डीन इज़ द ओनली लॉरिएट हुज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स ट्वाइस। 2 बार इनमें से सिर्फ एक ही इंसान को मिला है, हु इज़ जॉन बार्डीन, इन 1956 एंड 1972। दिस मीन्स कि दैट अ टोटल ऑफ 218 इंडिविजुअल्स हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। कितनी अच्छी स्टैटिस्टिक्स बताई कि 219 नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स हुए हैं, जिसमें से 115 बार मिल चुका है, 113 बार इन 218 लोगों को मिला, और 2 बार हमारे जॉन बार्डीन को मिला, ठीक है, क्योंकि इनके नाम में डीन आता है, या फिर जब नोबेल हम मिल गया तो हम इन्हें प्यार से डीन डीन बोलने लग गए। तो जॉन बार्डीन। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ विच इंडियन वन फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स? हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको पता होगा। तो स्कैटरिंग इनसे संबंधित है, आई थिंक इफ़ आई एम सेइंग दैट स्कैटरिंग फिनोमेना इज़ रिलेटेड टू दिस पर्सन, देन यू कैन गेस, या यू आर राइट। बट फिर भी ऑप्शंस पे जाते हैं। CV रमन, APJ अब्दुल कलाम, S रामानुजन, विक्रम साराभाई।
तो स्कैटरिंग के लिए रमन साहब को माना जाता है। अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें तो शायद रामानुजन तो मैथ्स में थे, पर सीवी रमन वॉज द मोटिवेशन फॉर बोथ साराभाई एंड एपीजे अब्दुल कलाम। रमन ने विक्रम साराभाई को रिक्रूट किया, जहाँ तक मैंने एक स्टोरी में पढ़ा है। उसके बाद कलाम साहब आए और कलाम साहब को लाने में विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड है, हायरार्की है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि आप किसी से मोटिवेट होकर किसी फील्ड में गए, देन समबडी केम एंड दैट पर्सन लुक्स अप टू यू एंड देन इट गोज़ ऑन एंड ऑन। तो सीवी रमन को पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला। ही वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। ओके, रमन हमारे यहाँ से नोबेल प्राइज़ लाने वाले ये हैं, कितने सिंपल से हैं। तो 7 नवंबर 1888 टू 1970 तक जीने वाले चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट हु वन द 1930 नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स। कितना प्राउड मोमेंट होगा कि हम नोबेल प्राइज़ अपनी आज़ादी से पहले लाए थे। वी वन द नोबेल प्राइज़ बिफोर वी वर इंडिपेंडेंट, राइट। तो हु वॉज फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़, ये जहाँ तक मैं मानती हूँ सबने पढ़ा है इनके बारे में, मस्ट हो सकता है भूल गए हों, क्योंकि जब मैं देख रही थी तो मुझे याद आया था थोड़ा बहुत। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से अगर आप कैटेगरी देखें, 6 कैटेगरी में ही मिलता है। कुछ साइंस की, 3 साइंस की हो गई, एक इकोनॉमिक साइंसेस का हो गया और एक लिटरेचर हो गया। तो इनमें से लिटरेचर कौन करता था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो टैगोर को मिला था पहला नोबेल प्राइज़। पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़ वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। तो हाउ मेनी नोबेल प्राइजेस डिड रविंद्रनाथ टैगोर गॉट? Poet Rabindranath Tagore won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection Gitanjali, published in London in 1912। देखिए गीतांजलि की क्या फ़ैन फॉलोइंग है। लंदन में पब्लिश हुई थी 1912 में, 1913 में ही गॉट नोबेल प्राइज़। द प्राइज़ गेन्ड इवन मोर सिग्निफिकेंस by being given to an Indian for the first time. This honor established Tagore's literary reputation worldwide। 1913 में to get a Nobel Prize at that time, किस ऑल्दो इंडिया हैज़ बिन विजडम और विजनरी का तो हमेशा से इंडिया किंग रहा है। तो उसी का एक एग्जांपल है कि 1913 में ही पहला इंडियन जो है उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीत लिया था। दैट इज़ रविन्द्रनाथ टैगोर। सर लिया था, आई गेस इन्हें ड्रॉप कर दी थी कि इन्हें सर की उपाधि नहीं चाहिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 विच सेज कि हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक साइंसेज इन 1969। इफ़ यू गो टू द फर्स्ट पेपर गाइज, तो आई टोल्ड यू कि पहले इकोनॉमिक साइंसेज नहीं ऐड हुआ था, इकोनॉमिक साइंसेज को नहीं लेते थे। मतलब जो हमारे एल्फ्रेड नोबेल साहब थे जिनके नाम पे दिस नोबेल प्राइज़ सेरेमनी स्टार्टेड, उन्होंने अपनी विल में नहीं लिखा था कि आप इकोनॉमिक साइंसेज को देंगे। तो 1901 में आपके नोबेल प्राइज़ शुरू होने के बाद 1969 में इकोनॉमिक साइंसेज को ऐड किया गया। और इसे ऐड करने के बाद इससे किसने जीता? ऑप्शन बीइंग रागनार फ्रिश एंड जैन टिनबर्गन, एंड देन हारोल्ड एंड कुमार, संसा स्टार्क एंड आया स्टार्क। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। ये मेरे को आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। इकोनॉमिक साइंसेस में मिला था रैगनर फ्रिश एंड जैन टिनबर्गन को। आप ऐसे सोचो कि ये टिन जो होता है ना, टिन साउंड करता है, तो टिन शांत तो रह नहीं सकता, तो टिन नाम में उनके आता है। और वो क्या है कि जैसे वेगनार है वैसे रेगनार है, तो रेगनार टिन, आई डोंट नो, कुछ भी है ये, यू कैन मेक योर ओन निमोनिक। मेरे आई एम बैड एट इट, बट रैगनर फिश एंड जैन टिनबर्गन, दीज वर द 2 person who got awarded for economic sciences in 1969 and fetched the Nobel Prize। तो the first प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, फर्स्ट प्राइज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, वॉज अवॉर्डेड टू रैगनर फ्रिश एंड जेन टिम्बर्गन इन 1969। प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज अवॉर्डेड बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि है स्टॉकहोम स्वीडन में, अकॉर्डिंग टू द सेम प्रिंसिपल्स एज फॉर द नोबेल प्राइजेज दैट बीन अवॉर्डेड सिंस 1901। नॉर्वे और स्वीडन 2 जगह मिल के आपके नोबेल प्राइजेस को देती हैं। इसका मैं पूरा नोबेल प्राइज़ का वीडियो बना रही हूँ, 2020 का, 2021 का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो मैं आई अपलोड इट सून। पहले आप 3-4 पेपर दे के देख लो कि आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है। अब आता है हु वन फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। अब नोबेल प्राइज़ फर्स्ट केमिस्ट्री में किसने जीता? एज आर्यभट्टा, जो कि हो नहीं सकते, मैथमेटिशियन थे। मेंडलीव, चलो कह सकते हैं, हो सकते हैं। वेंटॉफ या नन ऑफ दीज हो नहीं सकते। एलिमिनेशन प्रिंसिपल लगाना, मेंडलीव बहुत बाद में आए थे, वेंटॉफ केम बिफोर, तो वेंटॉफ ने दिया था, प्लस इनका काम भी रिकग्निशन वाला था। तो नोबेल प्राइज़ इन 1901 सी कब शुरू हुआ? इसी टाइम पे। और इसी टाइम पे जेकोबस हेनरिकस वेंटॉफ, J.H. Wentoff, in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of laws of chemical dynamics and osmotic pressures in solution। हम Wentoff rule पढ़ते हैं। Wentoff
ने जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके लिए और केमिकल डायनेमिक्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी रूल्स दिए थे जो आज तक वैलिड हैं। तो 1901 में हिज वर्क वाज रिकग्नाइज्ड एंड ही गॉट नोबेल प्राइज़। जब शुरू हुआ तभी। तो ये पायनियर्स हैं। 9th क्वेश्चन न्यूज़ से है, अगर आपने पढ़ा होगा वेल एंड गुड, मैगजीन पढ़ते हैं वेल एंड गुड, तो आप ये कर लोगे। क्वेश्चन इज इसरो एंड IISc टुगेदर आर वर्किंग nowadays on making bricks from like new ways. This was nowadays. तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मेरा। तो इसरो और IISc दोनों मिल के किस पे वर्क कर रहे हैं, ब्रिक्स किस से बना रहे हैं वो। ए ऑप्शन बीइंग अर्थ सॉइल, बी मार्शियन सॉइल, सी सॉइल फ्रॉम राजस्थान और डी सॉइल फ्रॉम बैंगलोर। सी IISc बैंगलोर में है तो हो सकता है बैंगलोर से बना रहे हो। इसरो का भी वहीं पे प्लेस है, वर्किंग प्लेस, तो हो सकता है बैंगलोर में बना रहे हो, है ना। और फिर सॉइल फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान की सॉइल डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट है वहाँ पे, तो हो सकता है उससे बना रहे हो। फिर अर्थ के सॉइल से ब्रिक्स बना रहे हैं ऑलरेडी है, तो मार्शियन सॉइल एक ऑप्शन बच रहा है। मार्शियन क्या है कि मार्स की सॉइल है। तो आपको अगर बता दूं, आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी, तो इफ़ IISc एंड इसरो बोथ जो हमारे पीक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो काम करेंगे ना तो किसी ऐसे काम पे करेंगे जो कि सिग्निफिकेंट हो, पहले ना किया हो। तो इनमें से आपको क्या नया लग रहा है? मार्शियन सॉइल पे काम कर रहे हैं वो, मार्स की सॉइल से ब्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी फील्ड में एक्सप्लोर किया जा रहा है जिस तरफ मंगल ग्रह पर ज़िंदगी एक्सप्लोर की जा रही थी, तो उसी दिशा में दिस इज़ अ न्यू वर्क विच इज़ एक्सप्लोरिंग मार्शियन सॉइल से ब्रिक्स बनाने की कोशिश हो रही है। थंबनेल में जो ब्लू कलर का है वो मार्शियन ब्रिक्स ही हैं। अब आता है कि इसका एक्सप्लेनेशन एंड इसरो एंड IISc टुगेदर आर वर्किंग नाउ डेज ऑन मेकिंग ब्रिक्स फ्रॉम मार्शियन सॉइल। मार्स की सॉइल पे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप हिंदू का एक आर्टिकल इस पर पढ़ सकते हैं। तो दिस वाज द न्यूज़, ये न्यूज़ थी। न्यूज़ की हेडलाइन ये थी कि जो इसरो IISc है दे डेवलप अ वे टू मेक ब्रिक्स फ्रॉम मार्शियल सॉइल। पहले भी बनाते थे पर पहले टूट जाता था। इसमें एक बैक्टीरिया स्पेसिफिकली यूज़ करें जो कि होल्ड करता है, बाइंड करता है, उसके बाद ये ईंट या ब्रिक बन के तैयार होती है। Then the 10th question and the final question of this section A is Indian government has explored Covishield has exported Covishield and Covaxin under the initiative Dash to over 90 countries. कौन सा ऐसा initiative है? What was the name of the initiative under which हमारी जो Indian government है that has exported Covishield and Covaxin to over 90 countries? पहला वैक्शिप हो सकता है, वैक्सीन और फ्रेंडशिप से मिला है। बी इज़ कोरोना वॉर, लाइक वी आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट एंड वी आर विद 90 over 90 countries, therefore we are transporting them. C is vaccine मैत्री and D is COVID help. तो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज वैक्सीन मैत्री। आई ट्राई टू मेक वेरी क्लोज ऑप्शंस। आप देखना आपने ये सुना था कि नहीं पहले। तो इंडियन गवर्नमेंट ये जो कर रही है, इट इज़ डूइंग इट अंडर द स्कीम, अंडर द इनिशिएटिव वैक्सीन मैत्री टू ओवर 90 कंट्रीज़, राइट। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी मैंने कहा था कि सेल बायो से होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम पोटेशियम पंप इज़ अ मोनोमेरिक प्रोटीन, डायमेरिक प्रोटीन, ट्राइमेरिक या हेक्सामेरिक। अगर आप देखोगे तो सोडियम पोटेशियम पंप हैज़ 1 अल्फा सब यूनिट एंड अनदर बीटा सब यूनिट, राइट। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हेक्सामेरिक होता है। कितनी सब यूनिट्स होती हैं? हेक्सामेरिक। ये ऑल दो आई बिलीव कि आपने पढ़ रखा है, आपको आता है, ठीक है। तो हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है। क्या है सोडियम पोटेशियम ATPase? एक इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसमेम्ब्रेन ATPase है जो कि पहली बार 1957 में डिस्कवर किया गया था। सेल्स की बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सोडियम पोटेशियम ATPase काम क्या करता है? 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर करता है, जिसकी वजह से इस एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में ये पूरा सोडियम पोटेशियम ATPase का डायरेक्ट रोल होता है। और इस प्रोसेस को करने में सिंगल ATP कंजम्पशन होता है, यानी कि 3 और 2 के इस प्रोसेस में 1 ATP का कंजम्पशन होता है, राइट। उसके बाद सोडियम पोटेशियम इज अ हेक्सामेरिक प्रोटीन, दिस वाज द क्वेश्चन, तो उसका आंसर ये रहा। अब आता है कि डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन बीइंग रॉबर्ट हुक्स, A.V. लिवेनहुक, स्लाइडिंग्स या वर्च्यू। ये आप पॉज करके सोच सकते हो, ऑल्दो आई बिलीव कि यू नो द आंसर। यस यू करेक्ट, दैट इज़ रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? पेड़ की छाल, द बार्क ऑफ अ ट्री, उन्होंने क्या किया था? पेड़ की जो बाहर की, से फॉर एग्जांपल ये ब्राउन कलर की जो छाल होती है उसकी, आई डोंट हैव ब्राउन, डू आई हैव, वन सेकेंड, आई हैव। सो ये जो बाहर की छाल होती है पेड़ की, दैट इज़ कॉल्ड एज बार्क। सेकेंडरी जाइलम होता है, यहाँ पे डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। तो वट एवर ही ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप वॉज अ डेड सेल, बार्क सेल, देयरफॉर डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। देयरफॉर व्हाट ही मस्ट हैव ऑब्जर्व, जो कि लिवेन हुक ने जब लिविंग सेल देखा, इन्होंने लिविंग सेल देखा था, ठीक है।
तो लिवन हुक ने क्या नहीं देखा होगा जो रॉबर्ट हुक ने देखा, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो इनने वॉल देखी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, क्योंकि इनने प्लांट सेल ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व प्लांट सेल फ्रॉम इट्स बार्क, देयरफॉर ही एक्चुअली ऑब्जर्व डेड सेल। तो हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले हुक ने ऑब्जर्व किया इन 1665 द सेल हैज़ अ रिच एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। इसके 1665 के बाद ही सेल के फील्ड में जो है वो डिस्कवरी या रिसर्च स्टार्ट हुई, बट ऑल्दो दिस वाज कंफ्यूजिंग, क्योंकि हुक ने जो है वो सेल वॉल देखी थी। Next question is, out of lateral and flip-flop transport, which of the movements is rare in plasma membrane? ऑप्शन है lateral movement, flip-flop movement, both या none। both तो हो नहीं सकता, रेयर पूछ रहा है तो एक ही पूछेगा। तो lateral movement जो है वो होता है एक लेयर से दूसरी लेयर में, और जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है दैट इज़ इन दी सेम लेयर, अपनी ही लेयर पे अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना। वो लिपिड्स के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्पैटियल जो भी स्पेस में जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है उसको बार बार हिंड्रेंस करनी पड़ेगी, अपनी जगह पे बार बार घूमेगा तो इसके लिए फ्लिप फ्लॉप ऑफ लिपिड्स जो है वो रेयर होता है, इसीलिए। तो फ्लिप फ्लॉप ऑफ लिपिड्स ऑफ द लिपिड बाइलेयर, जिसमें कि दैट क्यों होता है? बिकॉज इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अ मायरियड ऑफ इवेंट्स रेंजिंग फ्रॉम, जैसे कि सेल्यूलर सिग्नलिंग है, मूवमेंट नहीं करेगा लिपिड तो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएगा, विच इज सिग्नलिंग बेसिकली, एंड रेगुलेशन ऑफ सेल शेप टू सेल होम्योस्टासिस, मेम्ब्रेन एसिमेट्री, फेगोसाइटोसिस इन सेल अपोप्टोसिस, हर किसी में लिपिड का डायरेक्ट रोल है, एंड लिपिड के फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का भी डायरेक्ट रोल है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, फिक्स लॉ इज रिक्वायर्ड टू गवर्न विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, डबल डेसिएशन या रिवर्स ऑस्मोसिस? डबल डेसिएशन जैसा कुछ होता नहीं है, ऑप्शन बस ऐसे ही बनाया था। रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, बट फिक्स लॉ इसके लिए नहीं है, और ना ही ऑस्मोसिस के लिए, इट इज़ गिवन फॉर डिफ्यूजन। तो फिक्स लॉ क्या बोलता है? फिक्स लॉ बोलता है, CSR के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट के लिए। फिक्स लॉ सेज कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस यूनिट एरिया सच एज अ सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पहले फिक्स लॉ का C/A था, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लिया गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आ गया। तो फिक्स लॉ जो है वो डिफ्यूजन को बताता है। तो डिफ्यूजन हमेशा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, क्यों? क्योंकि फिक्स लॉ फॉलो कर रहा है। फिक्स लॉ कहती ही है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा डिफ्यूजन, तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन, देयरफॉर फिक्स लॉ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब तो नहीं याद हो, नहीं भूला जाएगा, FD कराते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स लॉ अकाउंट्स फॉर डिफ्यूजन। देन कम्स फिफ्थ इज डिजिटलिन इनहिबिट्स विच ऑफ द फिनोमेना? डिजिटलिस परप्यूरिया, या जो फॉक्सलो प्लांट से निकालते हैं, ये क्या इनहिबिट करता है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ अल्फा सब यूनिट, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ अल्फा सब यूनिट, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ अल्फा सब यूनिट, या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव ऑब्वियसली बात है, हो नहीं सकता। ग्लाइकोसाइलेशन भी नहीं इनहिबिट करता, क्योंकि ये पंप को इनहिबिट करता है। अगर ये पंप को इनहिबिट करता है तो या तो फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करता है, तो डीफॉस्फोराइलेशन को, लेकिन जो हमारा डिजिटलिन है वो डी से शुरू होता है, तो ये डी को ही इनहिबिट करता है, यानी कि डी इनहिबिट्स डी, दैट इज डिजिटलिन इनहिबिट्स डीफॉस्फोराइलेशन। डिजिटलिस is used to treat congestive heart failure, CHF इसमें यूज़ होता है, हार्ट रिदम प्रॉब्लम, दैट इज एट्रियल एरिथमियाज, जिसमें कि रिदम में रिदम में नहीं चल रहा होता है हमारी आर्टरीज। डिजिटलिस कैन, डिजिटलिन लिखा है मैंने, डिजिटलिस है, कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू आउट योर बॉडी एंड रिड्यूस स्वेलिंग इन योर हैंड्स एंड एंकल्स। कब ब्लड फ्लो बढ़ने की ज़रूरत कब होगी? व्हेन वी वांट कि हमारा जो क्लॉट है बॉडी में वो डिजोल्व हो जाए। वो कब चाहिए होगा? अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से हमारे ब्लड का थक्का बन गया है, ब्लड क्लॉट हो गया, उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए डिजिटलिन यूज़ कर सकते हैं। क्या है, करता है प्रोसेस? इनहिबिट करता है डीफॉस्फोराइलेशन ऑन अल्फा सब यूनिट। अब आता है इनिशिएशन ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। I'm asking इनिशिएशन याद रखना, नॉट कंप्लीशन। इनिशिएशन ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल? G1S G2M। तो जो इनिशिएशन होता है सेंट्रियोल का, वो दूसरे फेज में शुरू होता है, हालांकि वो कंप्लीट जो है वो दूसरे फेज में होता है। तो जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा G1 फेज में, G1 के साथ S में चलता रहेगा, और S के बाद G2 में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इट स्टार्ट्स इन G1 फेज एंड इट गेट्स कंप्लीटेड इन दी G2 फेज। G1 फेज में हेलिकोज की लोडिंग, जो भी एक्टिवेशन होगा वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन क्या है कि हमें चाहिए M में सब कुछ। तो G1S G2 में सेल इंटरफेज में ही है, सेल इज इट्स स्टिल प्रिपेयरिंग इटसेल्फ कि आगे आगे काम आएगा, तो प्रिपेयर हो जाते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बिगिंस एट G1S ट्रांजिशन व्हेन अ न्यू डॉटर सेंट्रियोल टर्म्ड अ प्रोसेंट्रियोल। ये नई इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि प्रोसेंट्रियोल बोलते हैं डॉटर सेंट्रियोल को, बिगिंस टू ग्रो ऑर्थोगोनली फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ईच ऑफ द टू एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल टर्म्ड मदर सेंट्रियोल। हमेशा सेंट्रियोल जो है ना इस तरीके से वन परपेंडिकुलर टू द अदर बनते हैं, और ये डिवाइड होकर दो सेल्स में चले भी जाते हैं, बस इतनी ही बात है।
7th is रेटिनोप्लास्टोमा इज अ ऑन्कोजीन ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन या नॉन। स्मार्ट चॉइस बताती हूँ कैसे करनी है। वैसे आई अज्यूम क्या आता है, नन हो नहीं सकता, रेटिनोप्लास्टोमा कुछ तो होता है ना, सुना तो होगा ही आप लोगों ने। तो प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन अगर प्रोटो ऑन्कोजीन है तो देयर इज अ कैपेबिलिटी कि वो ऑन्कोजीन भी हो जाएगा एक टाइम पे। तो रेटिनोब्लास्टोमा ना ही हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो अब आते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। इट्स अ कैंसर ऑफ रेटिना, नाम ही उसका कैंसर पे ही है, कैंसर ऑफ रेटिना। द रेटिना इज लाइट सेंसिटिव लाइनिंग, ये तो हम सबको पता है। एक इसमें ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ बेबीज डेवलपमेंट रेटिनल आई सेल्स ग्रो वेरी क्विकली एंड देन स्टॉप्स ग्रोइंग, मतलब इतना विगरस, इतना क्या बोलते हैं उसे, अटैकिंग ये कैंसर होता है कि पहले बहुत तेज ग्रो करता है फिर स्टॉप्स ग्रोइंग, बट इन रेयर केसेस वन और मोर सेल्स कंटिन्यू टू ग्रो एंड फॉर्म अ कैंसर कॉल्ड रेटिनोप्लास्टोमा। ये पढ़ रहे हो, हेप्लोसफिशिएंसी भी पढ़ लीजिएगा। तो आरबी इज अ टीएसजी, आरबी P53 सेम कैटेगरी में आते हैं, कभी मत भूलना, क्योंकि आरबी क्या करता है, सेल डिवीजन नहीं करने देता। तो आरबी जब भी आप इसके फॉस्फोरिलेशन का काम करोगे, वरना ये E2F को बाइंड करता है। जब आप आरबी को एंगेज कर दोगे तो आरबी E2F को फ्री छोड़ देगा और तभी जो है सेल डिवाइड करेगी। तो आरबी इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो हमारा डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंड्स तो होते हैं लेकिन ब्रेक जो है वो दोनों जगह लग सकते हैं, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड पे भी और डबल स्ट्रैंड पे भी। जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होता है यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स पे एक ब्रेक यहाँ, एक ब्रेक यहाँ, ये दोनों ब्रेक को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या आएगा, ATM ATR CHK2 या CDC25। ATM आएगा, ATM से पैसे वाली चीज़ है ना, तो पैसा मतलब अगर आप ATM की पावर सोचो तो सोचो कि पावर ज़्यादा होगी, तो डबल से ज़्यादा है ही नहीं डीएनए में कुछ, तो इसका डबल स्टैंडर्ड को चाहे आप डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कर दो ये रिपेयर कर लेगा, ठीक है। तो डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स में ये पाथवे इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय ATM एंड ATR काइनेज इन द सेंट्रल रेगुलेटर ऑफ दिस नेटवर्क। ATM ATR दोनों डीएनए डैमेज होता है, सेंस करते हैं कि यार सेल स्ट्रेस में है, चलो जाके रिपेयर करते हैं, ठीक है। आर डिस्टिंक्ट एंड देयर फंक्शंस आर नॉन रिडंडेंट नॉन ओवरलैपिंग, एक सिंगल को करता है एक डबल को करता है। B is cytochalasin B is an inhibitor of cytokinesis, telophase, anaphase, metaphase। ना आप क्या लग रहा है किस चीज़ को करेगा, सेल को करेगा ना, तो सेल डिवाइड कब होती है, साइटोकाइनेसिस में। तो ये क्या करता है, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को इनिबिट करता है। नाम क्या है, साइटोचलाजिन बी। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग के फॉर्मेशन को टू बी वेरी स्पेसिफिक करता है इनिबिट, और ज़्यादा अगर स्पेसिफिक हो जाए तो एक्टिन का जो बार्ब्ड एंड होता है वहाँ पे जाके बाइंड करके इनोंगेशन को रोकता है। तो साइटोचलाजिन बी इज एन ऑर्गेनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज अ माइकोटॉक्सिन, माइको मतलब फंजाई से निकला। क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमें एक और कि फंजाई से निकला। which is cell permeable and an inhibitor of cytoplasmic division by blocking the formation of contractile माइक्रोफिलामेंट। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट। इट हैज अ रोल एज अ मेटाबोलाइट, प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, माइकोटॉक्सिन एंड एक्टिन पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर। पता चल गया सब कुछ हमें। अब आते हैं हम लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे कि 6 क्रोमोसोम में कितने बाईवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4। या आई होप आपके लिए बहुत ईजी होता होगा, फिर भी मैं बाईवेलेंट की डेफिनेशन बता देती हूँ कि ये जो है जब हमारे ऐसे करके मान लो, एक मिनट, एक गंदा रिप्रेजेंटेशन, लेट मी मेक गुड रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम लेते हैं रेड कलर, ठीक है। तो आपका ये जो है पहला क्रोमोसोम है, दिस इज़ योर क्रोमोसोम नंबर 1। अब क्रोमोसोम नंबर 2 ड्रॉ करेंगे, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 3 ड्रॉ करेंगे तीसरे कलर से। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस, क्यों कर रही हूँ मैं ये, इसका एक रीज़न है, ठीक है। तो ये 3 हो गए। अब इन तीनों में हमें क्या करना है कि बाईवेलेंट बताना है। बाई मतलब 2, बाईवेलेंट ये 2 जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, सिस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेम सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है। नॉन सिस्टर कब बोलते हैं, जब उनके सेंट्रोमियर्स डिफरेंट होते हैं, राइट। इसका सेंट्रोमियर मैंने कलर ऑल दो अलग बना दिया, बट कोई बात नहीं, इसका इस कलर का होगा तो इस वाले का जो है वो रेड कलर का होगा, और अगर इसका रेड कलर का होगा तो जो तीसरा वाला है उसका ब्लू कलर का। यानी कि तीनों के सेंट्रोमियर आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट कलर के हैं, देयरफॉर दे आर कितने बाईवेलेंट्स हैं ये, इनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, आपस में सारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और ये बाईवेलेंट्स कितने हो गए, कितने नंबर इसमें प्रेजेंट है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ बाईवेलेंट विल बी 3। इसको बोलते हैं बाईवेलेंट, यानी कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के एक झुंड को, एक क्रोमोसोम को एक बाईवेलेंट कहते हैं। और जब आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में तो उस पूरे को बोलते हैं क्या, टेट्राड। 4 होते हैं ना तो उसे बोलते हैं टेट्राड। तो 6 क्रोमोसोम में कितने बाईवेलेंट्स होते हैं, 3 बाईवेलेंट्स आर देयर इन 6 क्रोमोसोम, यही लिखा है, यही मैं बता रही हूँ। तो बाईवेलेंट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ऑल्दो मैंने आपको बता दी कि बाईवेलेंट्स क्या होते हैं। तो ये कितने बाईवेलेंट्स हो गए,
3 बाइवेलेंट्स हो गए, ठीक है। अब थैंक यू नीड टू ड्रॉप कमेंट्स, प्लीज़ बताओ यार कि अच्छा है बुरा है जैसा है, मतलब बुरा है इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का चांस वहीं है जहाँ आप बताओगे। और अपने मार्क्स कमेंट डाउन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। कल को अगर आप इफ़ यूल क्वालिफाइड एग्जाम, कौन पूछ रहा है कि कितने कम आए थे कितने ज़्यादा आए थे, ठीक है। वी जस्ट हैव टू डेवलप अ हैबिट कि हम सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों के क्वेश्चन समझ पाएँ। विल सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट। जल्दी अपलोड करूँगी, एक दिन के गैप पे कर लेती हूँ। क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन टाइप करने में, क्वेश्चन अरेंज करने में इट टेक्स टाइम, है ना। और अगर करेंगे तो अच्छे से करेंगे, तो एक दिन का टाइम लेके करते हैं। थैंक यू एवरीबडी, विल सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट एंड टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग योर सेल्फ प्राउड, कीप मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। तो अब दूसरे में मिलते हैं। बाय बाय एवरीबडी।